लगने की खबर मिली है। फिलहाल दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है। मॉल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में है ये फन मॉल और उसी में ये आग लगी है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश वहां पर चल रही है। जल्द से जल्द और करीब आधा दर्जन गाड़ियां दमकल की वहां पर मौजूद है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कई लोग मॉल के अंदर फंसे हुए हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मॉल में सिनेमा देखने, खाने पीने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों की काफी संख्या वहां पर रहती है। तस्वीरें देखिए, लखनऊ के गोमती नगर में है ये फन मॉल और उसी में ये आग लगी है। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। काफी बड़ा मॉल है लखनऊ के गोमती नगर में, ये काफी संख्या वहां पर रहती है। तस्वीरें देखिए, लखनऊ के गोमती नगर में है ये फन मॉल और उसी में ये आग लगी है। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। काफी बड़ा मॉल है लखनऊ के गोमती नगर में ये, और संडे का दिन होने की वजह से यहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं सिनेमा देखने के लिए और जो रेस्टोरेंट्स है उसमें खाने पीने के लिए या फिर शॉपिंग करने के मकसद से। ऐसे में कोशिश यह है कि जल्द से जल्द जो लोग मॉल के अंदर है या फिर आग जहां पर लगी है उसके आसपास जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर चल रही है। साथ ही फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियों को वहां पर बुला लिया गया है ताकि आग पर काबू पाने में तेजी लाई जा सके। इस बीच प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग फंसे हुए हैं, आप देखिए सीढ़ियों के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश चल रही है। वर्णित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वर्णित, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए। देखिए, फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है और फायर टेंडर्स जो है वो मौके पे पहुंच गई थी। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमने देखे हैं, पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। एक लखनऊ में एक बहुचर्चित मामला एक होटल का था जिसके पास एनओसी भी नहीं थी और वहां पे भी आग लगी थी। फिलहाल उसी की तर्ज पे ऐसा सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके बाद ये आग लगी थी और फिलहाल लोगों को सुरक्षित इस आग से बाहर निकाल लिया गया है और अब इसके ऊपर जो है एलडीए और पुलिस के अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या एनओसी थी इनके पास और सारी इनके पास फैसिलिटीज थी और इस तरीके की घटना कैसे घटित हुई, इसके ऊपर भी जांच हो रही है। ठीक है वर्णित, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए थे। लखनऊ के फन मॉल के पास ये आग लगी थी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ता है, जवाब तो देना होगा। मैं आज बात होगी पुलवामा आतंकी हमले की, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पाकिस्तानी सीमा के निकट पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना के 137 लड़ाकू विमानों ने बारी बारी से टारगेट को ध्वस्त किया। यह तस्वीर आप देखिए, भारत के लड़ाकू विमान बारी बारी से टारगेट को ध्वस्त करते हुए पाकिस्तानी सीमा के पास। इसमें दो राय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब वायुसेना के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की धरती भी थर्रा उठी होगी। लेकिन बम वर्षक फाइटर जेट का टारगेट पोखरण का बंजर जमीन है, न कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का ठिकाना। और सोचिए, अगर आतंकियों का ठिकाना होता तो अब तक क्या हो चुका होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान के आतंकियों पर इस तरह का कहर बरपा होता तो आज हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह की बातें नहीं होती। ये बार कुछ करके दिखाए ना कि निंदनीय बातें करके जो नेता खाली निंदा करते हैं। निंदा नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। तत्काल और फौरन लड़ाई करना चाहिए सरकार को। स्ट्राइक सेकंड होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ये काम किया है, ये हम सबको पता है कि ये बहुत ही गलत काम है और हमारे सोल्जर्स इसमें शहीद हुए हैं। ये बहुत ही गलत स्टेप उन्होंने लिया है, तो जिस तरीके से उन्होंने किया है उसी तरीके से हमें भी सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना चाहिए। ऐसा जवाब दिया जाए कि दोबारा आतंकवादी पैदा न हो हिंदुस्तान के अंदर, दिखाई न पड़े। जो भी करना है उसको ऑन पेपर नहीं आने देना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से, बस टिट फॉर टैट, दैट्स इट। हिंदुस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमको लगता है जो मोदी सरकार कर रही है गलत नहीं कर रही है, लेकिन लोग इसके असर को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल न्यूज देखी, बड़ा दुखी हुआ मैं देख के कि किस तरीके से मतलब जो जा रहे थे जवान और उनके ऊपर अचानक एक हमला कर दिया गया। तो उस तरीके से हमें भी कुछ अचानक हमला करना चाहिए उनके ऊपर, उनको छोड़ना तो नहीं चाहिए। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसके लिए पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। इसका यही है कि हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब दें, हमारी सेना उनका जो है मुंह तोड़ जवाब दे। और यदि उन्होंने 40 मारे तो कम से कम हमको 400 लोगों को मार के उनको गिराना चाहिए, यानी खून का बदला खूनी होना चाहिए। अलग अलग देशभक्तों की बातों से आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान के दिल में अभी चल क्या रहा है। शायद अब देश के पीएम भी इस बात को समझ रहे हैं।
मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। साथ ही जो उनको सुविधाएं दी जाती थी, मसलन गाड़ियां वगैरह, वो भी वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह से सुरक्षा वापस लेने का आदेश जारी किया है। तो ये वो चेहरे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के जिनसे उनकी सुरक्षा, उनकी गाड़ियां, उनकी सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। और जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह पुलवामा के दौरे पर थे, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि ऐसे लोग जो कि भावनाएं भड़काते हैं, जो कि पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। उनको दी जा रही सुरक्षा और सुविधाएं वापस ली जाएंगी। वहीं एक तरफ पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा भी वापस ले लिया गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि इस फैसले से पाकिस्तान द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले 48.8 करोड़ डॉलर के सामान पर असर पड़ सकता है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान वही रटाया बयान दे रहा है जो मुंबई, गुरदासपुर, पठानकोट और उरी हमले के बाद दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को कहा कि पुलवामा हमले के संबंध में भारत यदि कोई सबूत साझा करता है तो पाकिस्तान जांच में पूरा सहयोग करेगा। पाकिस्तान कैसा जांच करता है और क्या सहयोग करता है वो हम सब जानते हैं। जाहिर सवाल सीधा है, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर घेरने और अलगाववादियों से सुरक्षा वापस लेने से क्या होगा? क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? इस तरह के एक्शन से पाकिस्तान अपने नापाक आतंकी फैक्ट्रियों को क्या बंद कर देगा? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का समय अब नहीं तो आखिरकार कब? तो ये तमाम सवाल है। इन सवालों पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और पुलवामा हमले के बाद देश क्या चाहता है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। देश के हर हिस्से से, देश के हर कोने से लोगों की एक ही आवाज है, पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की कार्रवाई तो हो जानी चाहिए। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। परिचय करवा दें सबसे पहले कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही शबनम लोन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर से। कविंदर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सरकार में आप रहे, पीडीपी की जब सरकार थी तब आप उसमें सहयोगी थे, क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? एक अच्छी शुरुआत की गई है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, किसी ने भी हिम्मत नहीं की। समय आया परसों के इंसिडेंट के बाद, ये सभी लोगों ने ये समझा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने और राज्य सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो कहा था, राज्य सरकार ने उसको उनकी जो सिक्योरिटी वापस ली गई है। आप राज्य सरकार में कविंदर जी, आप राज्य सरकार में डिप्टी सीएम थे ना, उस समय आप लोगों ने इनिशिएट क्यों नहीं किया? इंतजार कर रहे थे पुलवामा जैसी बड़ी घटना का? देखो, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उनकी तरफ से कभी ऐसा रिस्पांस आया नहीं। तो आप ऐसे लोगों के साथ गठबंधन क्यों बना गए जो देश के खिलाफ बात करते हैं, जो देश हित पर आपके साथ काम करने के लिए नहीं तैयार, उनके साथ आप गठबंधन बनाकर सरकार में क्यों शामिल हो जाते हैं? हमने सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के गठबंधन किया था। हमें जो मैंडेट मिला था वो 25 सीटें हमें, चाहे उसके लिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आग भड़काते रहे कुछ लोग, अगर आप लोग उस समय तो ये बात आंख मूंद कर सहने के लिए तैयार थे, देखने के लिए तैयार थे, क्योंकि आप मैंडेट के नाम पर वहां पर सरकार चलाना चाहते थे। देखो, तो आप बताइए क्या करते उस वक्त? लोग ये कार्रवाई उस समय करते ना, ये कार्रवाई उस समय करते ना, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उस समय करते ना, आज कि पुलवामा जैसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे। देखो, ऐसा नहीं है, ये युद्ध है।
और युद्ध में कभी दूसरी तरफ से कुछ वार आता है तो ये बड़ा दुखद हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते। ये सुरक्षा बलों ने करना है, सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है और पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है वो सराहनीय है, लेकिन कभी चूक हो जाती है सुरक्षा में, इस पर विचार द्वारा किया जा सकता है, अपनी भूल को सुधारा सकता है। कविंदर जी एक बात बताइए, पूरा देश का जी कविंदर जी एक बात बताइए, जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह पुलवामा दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद की आग भड़काते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, वक्त आ गया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये तो बात मानती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग इस बात को मानते थे कि अलगाववादी नेता वहां पर भावनाएं भड़काते हैं, तो इंतजार पुलवामा जैसी बड़ी घटना का क्यों था? ये बात ऐसा तो नहीं है कि पुलवामा में घटना हुई, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने जांच कर ली और इन पर सारे आरोप सिद्ध हो गए, उसके बाद आपने कार्रवाई कर दी। ये बातें पहले से आप लोगों को पता थी ना? पांडे जी ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। इससे पहले ये जो सुरक्षा दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी है। ये आज से 30 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? दूसरों ने सुरक्षा दी तो आप हटा लिए होते। आपकी जब सरकार आई, आप सत्ता में आए तो आप फैसला लेकर बताते ना कि पिछली सरकार ने गलत फैसला किया था। भाई ऐसा नहीं सब कुछ 3 सालों में हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए 30 साल चाहिए, हालात ऐसे बनते हैं। उसके लिए 30 साल चाहिए या 300 जवानों की शहादत चाहिए आपको? उसके लिए 30 साल चाहिए या 300 जवानों की शहादत चाहिए आपको? आप इसको आप खाम रखाना चाहते हैं, इसको आप खाम बिल्कुल ना। जब आप लोगों को ये पता था, कविंदर जी आप भावनाएं नहीं समझ रहे हैं, जब आप लोगों को ये पता था कि ये पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, आप एक अच्छी शुरुआत को नहीं कहते हैं, ये आप अच्छी शुरुआत को शुरुआत नहीं कहते हैं, आप इसको गलत नहीं हम कविंदर जी ये अच्छी शुरुआत है, सवाल इसीलिए उठ रहा है। ये अच्छी शुरुआत है, सवाल इसीलिए उठ रहा है। ये अच्छी शुरुआत है, सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आखिरकार जब ये पाकिस्तान परस्त बातें करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते थे, तो इतनी सुरक्षा इनको क्यों दी गई, इतनी सुविधाएं क्यों दी गई? पिछली सरकार ने दिया, जब आप सत्ता में आए तो वापस ले लिए होते उसी समय। देखो ऐसा नहीं है। जब आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, इनके जो पास जो भी सेंट्रल सिक्योरिटी थी वो वापस ली गई थी। अब जो सिक्योरिटी आज वापस दी है वो राज्य सरकार ने ली है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको 10 करोड़ से ज्यादा जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपको कविंदर जी मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। के माध्यम से कविंदर जी आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई थी कि अलगाववादियों की सुरक्षा पर हर साल 10 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए जाते थे। आप लोग की जब सरकार थी पैसे खर्च किए गए ना, रोक लगाने के लिए आपने आवाज उठाई? नहीं, मैं बिल्कुल इससे मैं सहमति व्यक्त करता हूं। जो किए गए, जो चल रहा था उसको कंटिन्यू किया गया और केंद्र सरकार ने एनआईए के माध्यम से इन पर चेक भी लगाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट थी। हो सकता है हमारी कुछ चीजें हम नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको किया और उनके जो फॉरेन फंडिंग आती थी उसको भी खत्म किया। एक शुरुआत है पांडे जी, इसको शुरुआत को आगे बढ़ने दीजिए। हम सब मिलकर के देश मुसीबत में है इस वक्त। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर के और भी जो खामियां हैं उस खामियों को ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है कविंदर जी। आलोक शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आलोक जी ये कार्रवाई तो ठीक है, शुरुआत ठीक हुई है, कविंदर जी जिक्र कर रहे हैं, सभी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई पर्याप्त है? इतनी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि सिर्फ उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, सुविधाएं वापस ली जाए, और जबकि ये पता है कि ये पाकिस्तान पर से बातें करते थे, लोगों को भड़काते थे, तो इससे और बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? देखिए, मैं समझता हूं कि स्ट्रैटेजिक फैसला हर सरकार लेती है कि किस तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो 3 साल में वहां से सरकार छोड़कर भाग खड़े हुए, वो आज भी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटबंदी हुई तो कहा कि अब तो आतंकवाद की पीठ कमर टूट जाएगी और ये हो जाएगा, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी कहा थी, आपके नोट चले गए क्या? कविंदर जी मैं इंटरव्यू करूंगा, एक मिनट इंटरव्यू कर लूं, आधा मिनट दे दें। आलोक जी अपनी बात रखें सर। नोटबंदी की बात नहीं हो रही, सुरक्षा पर बात हो रही है। ठीक है मैं इंटरव्यू करूंगा, ये बात मेरे दिमाग में आई। आधा मिनट आलोक जी अपनी बात रखें। कांग्रेस का काला धन नोटबंदी के कारण से निकला था, तो आज ये कांग्रेस ही उसी बात की बात कर रही है। यार आप लोगों का मती मारी गई है क्या कविंदर जी, आप जैसे लोगों की? सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा। ठीक है बिल्कुल। आप जब बोल रहे थे तो आलोक जी ने नहीं बोला ना, राजनीति करते आसाम में घूम रहे कविंदर जी, आप बोल रहे थे तो आलोक जी ने नहीं बोला ना। मैं इंटरव्यू करूंगा, बोलने दीजिए, मैं शांत बैठूंगा। नहीं
कविंदर जी आप नहीं बोलेंगे, आलोक जी अपनी बात आधे मिनट रखेंगे, उसके बाद मैं इनसे सवाल करूंगा। जी आलोक जी। नहीं, मुझे केवल ये बताइए, कमियां सब सरकारों से रही होंगी, लेकिन क्या 10,000 पत्थरबाज हमारी सरकार ने छोड़े थे क्या? अभी कह रहे हैं साहब ये तो मोस्ट फेवर्ड नेशन वापस ले लिया। पिछले 4.5 वर्षों से कितना माल वहां से आया और कितना गया, आज इस पर चर्चा करने का विषय नहीं। आपका अरे भाई हम मनजोत सिंह हम हाथ जोड़ के बढ़ रहे हैं। कविंदर जी ऐसे कैसे डिस्कशन चलेगा? में जाकर के कविंदर जी ऐसे कैसे डिस्कशन चलेगा? आप उनको फोन कीजिए, ये क्या है यार? कविंदर जी ऐसे कैसे डिस्कशन चलेगा? 1 मिनट आप शांत रहेंगे? आलोक जी अपनी बात जल्दी पूरी करिए। देखिए, हमने साफ साफ कहा कि 2014 के अंदर 6 आतंकवादी थे वहां पर लोकल, आज 250 से ज्यादा हैं। आज पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा है। ये बीजेपी के वही प्रवक्ता लोग हैं जो 4 अरे सर, ये बीएसएफ का गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। ये लास्ट ईयर का 126 है, इस बार का 241 है। बीजेपी को नहीं पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं। की सरकार थी तो पत्थरबाजी नहीं हुई थी। 2014 में 69% वहां पर वोटिंग हुई थी। आलोक जी आप लोगों की सरकार में पत्थरबाजी नहीं हुई थी जम्मू कश्मीर में? मैं नहीं कह रहा नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि अरे सर मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हुई थी, लेकिन आप लोगों की सरकार थी तो पत्थरबाजी नहीं हुई थी। 2014 में 69% वहां पर वोटिंग हुई थी। आलोक जी आप लोगों की सरकार में पत्थरबाजी नहीं हुई थी जम्मू कश्मीर में? मैं नहीं कह रहा नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि अरे सर मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हुई थी, लेकिन हमारा कोई प्रवक्ता चूड़ियां लेकर नहीं बैठा देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब आप राजनीति करवाना चाहते हो तो मैं उत्तर देता हूं। नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, तो इस फैसले पर बातचीत कर रहा था कि फैसला ठीक है या नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं सर ये पोस्टर बीजेपी लगाती थी जिस समय पर 26/11 हो रहा था, वोट फॉर बीजेपी। अगले दिन सुबह मैं राजनीति नहीं करना चाहता, कविंद्र भाई इसलिए आप पोस्टर लेकर आए थे, पहले से तैयारी करके राजनीति आप राजनीति नहीं करना चाहते। और कुछ दिन अरे सर आप मेरे से सवाल पूछेंगे अगर तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। मैंने पहले पोस्टर नहीं निकाला। ठीक है, एक सवाल छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद शबनम लोन जी करेंगे। आलोक जी ये कार्रवाई ठीक है? 1 मिनट सर, अलगाववाद 1 मिनट नहीं सर 1 मिनट। अभी उन्होंने कहा किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। नहीं राजनीति करना बीजेपी के लोग बंद करें। वापस आपके पास आऊंगा आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा। आलोक जी वापस आपके पास आऊंगा कि कांग्रेस की सरकार नहीं सवाल है, बहुत समय भाई 18 हमले हो गए। कोई भी सवाल पूछता है तो देशद्रोही हो जाता है। आलोक जी 1 मिनट अरे मेरी बात तो मानेंगे आप? वो भूल गए मीडिया के साथी के 2 जम्मू कश्मीर के लड़कों को बैठा के जो बात वहां आलोक जी मेरी बात तो मानेंगे आप? उनको गालियां देते थे बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी 1 मिनट, पूरे जम्मू कश्मीर में बहस तो कहीं और मत जाइए। आलोक जी मेरी बात मानेंगे आप? फानन में उल जुलून 4.5 साल तक बयान देते। आलोक जी एक सवाल जो सीधा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शबनम जी का रुक करूं। भाई मैं आपके उत्तर दूंगा सवाल का। एक मिनट रुक जाइए। ये जो अलगाववादियों से सुरक्षा वापस ली गई है, आपको लगता है ये कदम ठीक है, क्या पर्याप्त है? हम केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाएगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, मुझसे सवाल किया। शबनम लोन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो और भी सख्त कदम लेना चाहते हैं। आलोक जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दुर्भाग्य है शबनम 4.5 वर्षों तक केवल स्वस्थुति हुई है। ठीक है, थपथपाई शबनम लोन क्या आप समर्थन करती हैं, आप सहमत हैं अलगाववादी जो कि पाकिस्तान परस्त बातें करते थे, भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काते थे, उनसे सुरक्षा वापस ली गई है, सुविधाएं वापस ली गई है, गाड़ियां वापस ली गई हैं, अब उनको किसी तरीके की सरकारी सुविधा सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये कदम ठीक है? आप समर्थन करती है इसका? जी आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक वादी से है, मुसलमान हूं, कश्मीरी हूं, सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूं, यहां दिल्ली में रहती हूं, तो 2-3 रोज से आपको पता है माहौल कैसा है। इतनी मौतें हुई हैं और वीर बहादुर मर गए, उनकी फैमिलीज को देखे, हमें कश्मीर में हर रोज इस मौत का सामना करना पड़ता है। तो हम भी कभी गुस्से में आके कोई हम पे प्रहार करता है तो मैं भी यहां से गुस्से में कुछ कह देती हूँ, फिर बाद में सोचती हूँ कि आज गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है, आपको मालूम है मेरा एक भाई बिलाल लोन हुर्रियत में है, एक भाई सजाद लोन बीजेपी का एलआई है। तो जब लास्ट ईयर मोदी साहब वहां आए थे तो जलसे में वहां मेरे वालिद मोहतरम के जो लोग थे, मेरे भाई के कहने पर जी सवाल ये था कि अलगाववादियों पर जो एक्शन सरकार ने लिया है, क्या आप उसका समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? करना पड़ा था। सुनिए सुनिए सुनिए
सुनिए, इसलिए वही देखिए, सरकार ने जो फैसला लेना है, सरकार मजाज है, वो फैसला ले सकती है अपने डिस्क्रिशन में। मैं यहां पर हिंदुस्तान की आवाम को कहना चाहती हूं कि ये सिक्योरिटी भी स्टेट ने प्रोवाइड की होती है थ्रेट परसेप्शन के बिना पर, लेकिन एक जो कंसिस्टेंट पैटर्न ये लग रहा है मुझे, डाइवर्शन हो रहा है पांडे जी, डाइवर्शन हो रहा है। किस तरीके का डाइवर्शन? हुर्रियत लीडर्स की सिक्योरिटी लेने से आगे के सिलसिले जो एवर्ट हो रहा है जी, ये एक बहुत छोटी सी बात है। मसला 70 साल का सुलगता मतलब आप समर्थन नहीं करती है ना? सीधे बोलिए कि आप समर्थन नहीं करती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप सीधे बोलिए ना कि आप समर्थन नहीं करती है। क्या इस सुनिए, मुझे नहीं, मैंने कहा सरकार मजाज है, मैं अपनी अरे सरकार को जो फैसला करना है, शबनम सरकार ने फैसला लिया, सरकार आपसे पूछ के फैसला नहीं करेगी, या आपसे पूछ के फैसला नहीं करेगी, सरकार वो करेगी जो उसे ठीक लगेगा। मैंने आपसे पूछा कि आप समर्थन करती है नहीं, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप समर्थन नहीं करती है। सरकार ये कुछ भी, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा इससे अगर आपको ये लग रहा है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मसला इसलिए उनको खुली छूट दी जाए, इसलिए उनको खुली छूट दी जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं भड़काएं, पाकिस्तान परस्त बातें करें, उनको लेना। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी 4-5 हुर्रियत लीडरों के इमा पे नहीं चलती है। अरे तो 4-5 लोगों को छूट नहीं दी जा सकती ना, शबनम लोन 4-5 लोगों को छूट नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान पर बातें करें। कश्मीर मीरवाइज उमर फारूक के पास शाह महमूद कुरैशी का फोन आता रहता है, नहीं दीजिए, बातचीत करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मुझे एक चीज का ये अंदेशा दे दीजिए, अगर शाह महमूद कुरैशी उनको फोन करते हैं तो आज तक आपने उनके यहाँ जैमर्स क्यों नहीं लगाए थे? ये किस तरह की बातें करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं। अगर आपको ये लगता है नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है, मतलब जैमर्स क्यों नहीं लगाए गए? बातचीत कैसे हो रही, इस आधार पर आप बातचीत को सही ठहरा रही है? इस आधार पर पाकिस्तान को समर्थन करेगी हुर्रियत और हिंदुस्तान की सरकार देखती रहेगी, उसे कार्रवाई नहीं करेगी हुर्रियत के खिलाफ ना? मीरवाइज उमर फारूक जो 1990 में रेहड़ी चलाते थे, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ा कर दी है, तो आप कहां से आई है प्रॉपर्टी? क्यों नहीं अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाकर पत्थरबाजों की भीड़ में भेजते हैं? पार्टी होती है हर साल, एक बात बताइए, क्यों नहीं अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाकर जम्मू कश्मीर के सड़कों पर भेजते हैं? पार्टी होती है, बच्चों को भेज देते हैं बाहर विदेश में करने, विदेश में पढ़ाई करने, और यहाँ पर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार सही फैसला कर रही है और आप समर्थन नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि कोई जनरेशन एक हाथ में पत्थर लेती है? सुनिए, मेरा तो क्यों नहीं उस जनरेशन में मीरवाइज उमर फारूक का बेटा है या बेटी है? क्यों नहीं उनकी औलादे हैं उस जनरेशन में? उस कदम उठाइए, या तो क्यों नहीं उस जनरेशन में अलगाववादी नेताओं के घर के लोग हैं? आप मुझे क्यों बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं विदेशों में? क्यों बाहर जाकर रहते हैं? क्या टेरर एंड ट्रेड गो टुगेदर? आप रोज ये बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के साथ फिर व्यापार क्यों कर रहे हैं? $2.7 बिलियन बिजनेस लास्ट ईयर का था। एक एमा जिस कौम में गैरत और गरूर हो, चलिए ठीक है, उस मुल्क के साथ कभी व्यापार नहीं करती। ठीक है, आपके साइन पर ये बात समझ में आ गई। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कश्मीर में एक्टिविस्ट हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है शबनम जी, अब काफी आपसे बातचीत हो गई। सुशील पंडित जी, शबनम लोगों की बातचीत आपने सुनी। अलगाववादी नेता जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, सड़क पर पत्थरबाज बड़ी संख्या में उतरते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करती है। आपको लगता है यह कार्रवाई ठीक है और इससे आगे बढ़कर सरकार को कुछ करना चाहिए? पांडे जी, 5 साल लगा दिए इस सरकार ने यह कार्रवाई करने में, और इसके जवाब में उन्हीं हुर्रियत के नेताओं ने जिनकी सिक्योरिटी वापस ली थी, हाथ नचा के बोला इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सरकार ये समझ ले कि इस तरह के सांकेतिक कदम उठाकर आप कश्मीर को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन संकेत देना भी तो जरूरी है ना? नहीं, अब संकेत देने वाला समय से बहुत आगे बात चली गई है, इसलिए छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। इन सब हुर्रियत नेताओं को कश्मीर से बाहर निकालिए। ये वहां अपने घरों में बैठ के जिहाद चलाते हैं,
ये पत्थरबाजों को पैसा वहां से बांटते हैं, ये वहां से उनको उत्तेजित करते हैं। इन्हें कश्मीर से बाहर निकालिए, किसी को जोधपुर, किसी को खड़गपुर, किसी को कर्नाटक के किसी छोटे मोटी जगह पर इनको एकाकी में रखिए, सेल्स में रखिए, नजरबंद कीजिए। इस तरह की सिर्फ सिक्योरिटी हटा देने से आप इन पर नकेल नहीं कस पाएंगे। ये सिर्फ आप देश का गुस्सा ठंडा करने के लिए इस तरह के घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ ठोस कदम उठाइए। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कीजिए, हर रोज देश के खिलाफ स्टेटमेंट देती है। उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कीजिए, जो कहते हैं कि इस देश में, इस रेजोल्यूशन में पीस शब्द कहां है, कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हैं। इस तरह के नेताओं को नकेल कसनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कॉस्मेटिक कदम से, सांकेतिक काम से अब काम चलने वाला नहीं है। आपको 40 शव सड़कों से खुरच कर उठाने पड़े थे। आपने इस हालत में नहीं भेजा उनको, इनके परिवारों को, कि वो उनकी शक्ल देख सकें। ये देश किस गुस्से में उबल रहा है, इसको देखिए। एमएफएन स्टेटस हटाने से बात नहीं होगी, व्यापार बंद कीजिए। आप 200% ड्यूटी लगा के समझते हैं कि कुछ कर लेंगे। आप व्यापार बंद कीजिए, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाइए, उनके दूतावास का आकार छोटा कीजिए, ठीक है, एम्बेसडर को वापस भेजिए, ठीक है, कुछ सुशील पंडित, ठीक है, काम कीजिए। ठीक है, सुशील पंडित, शबनम लोन हमारे साथ बने हुए, कविंदर गुप्ता जी है, आलोक शर्मा हमारे साथ है। और ब्रेक यहां पर एक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेजर जनरल रिटायर्ड बातचीत होगी ध्रुव कटोच साहब से कि वाकई अगर हम ये मानते हैं कि अलगाववादी पाकिस्तान पर से बातें करते हैं, लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, तो आखिरकार सिर्फ उनकी सुरक्षा वापस क्यों ली गई, सिर्फ उनकी सुविधाएं वापस क्यों नहीं ली गई, क्यों नहीं उनको पकड़कर उनसे पूछताछ होती है, उनके खिलाफ और ज्यादा कठोर कार्रवाई होती है। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे वापस इसी सवाल के साथ। जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करवा दें। कविंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स डिप्टी सीएम है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब हमारे साथ हैं, और साथ ही सुशील पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में है। कटोच साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपने अब तक के डिस्कशन को सुना, बातचीत आपने सुनी। अलगाववादी जो कि यह तय है, जम्मू कश्मीर में लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, खुलेआम भड़काते हैं, पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, पाकिस्तान सरकार के लोगों का फोन आता है, विदेश मंत्री का उनका फोन आता है, बातचीत होती है बाकायदा। ये बात जग जाहिर है। अब यह कार्रवाई की गई है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, उनसे सुविधाएं वापस ले ली जाए, गाड़ियां वापस ली जाए। इससे वाकई वो होगा जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता जो चाहती है। ये बात जग जाहिर है। अब यह कार्रवाई की गई है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, उनसे सुविधाएं वापस ले ली जाए, गाड़ियां वापस ली जाए। इससे वाकई वो होगा जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता जो चाहती है। ये जो कदम लिया गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम लिया गया है। और जैसे कई लोगों ने बोला, इसको पहले कर देना चाहिए, लेकिन चलो पहले नहीं हुआ, अभी हो गया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। अभी कुछ देर पहले शबनम लोन जी ने कहा था कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये नहीं समझता हूं, इससे काफी फर्क पड़ने वाला है कि जो लेजिटिमेसी आप दे रहे थे हुर्रियत को, वो लेजिटिमेसी आपने अभी हटा दी है, और इसके बाद और कठोर कदम लेने की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि पिछले साल जो इनके सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग के लीडर्स थे, उनके ऊपर एनआईए ने पूछताछ की थी। मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है, इन नेताओं से भी, जो हुर्रियत के लीडर्स हैं, इनसे भी पूछताछ करिए, और जिन्होंने भी गलत काम किए हैं, कानूनी तरीके से मुझे लगता है इनको डील करना चाहिए। बिल्कुल कठोर साहब, मेरे जहन में जो सवाल है, एक आमतौर पर जो रिएक्शन था, कटोच साहब, जो आमतौर पर मेरा रिएक्शन था, मैं अपनी व्यक्तिगत अगर बातचीत करूं, जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे, जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद इनकी सुविधाएं, सुरक्षा वापस ली गई। ये तो तय है कि ये पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं। जब ये बातें सामने है, तो ऐसे लोगों से सिर्फ सुरक्षा वापस ली जा रही है। मैं कह रहा हूं, इनको क्यों नहीं पकड़कर जेल में डालकर इनसे इंटरोगेशन होता है, इनसे कड़ी कार्रवाई होती है इन पर। मैं तो उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हम बहुत पहले से ये डिमांड है कि जितने भी ये हुर्रियत के लीडर्स हैं, जो देश के विरोध में या एंटी नेशनल एक्टिविटी जो करते जा रहे हैं, उनके ऊपर ये एक्शन होना चाहिए। और लेकिन ये अभी पहला कदम लिया है, और एक्शन आप पहले इन्वेस्टिगेशन करवाइए। जो बाकी इनके लोअर लेवल लीडर्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। अभी समय आ गया है, इन सबको हिरासत में लीजिए, इन्वेस्टिगेट करवाइए, और उसके बाद जाके इनको जेल में रखिए कानूनी तरीके से।
और क्रिमिनल ऑफेंसेस जिन्होंने किए हैं उसी प्रकार से जो भारत का कानून है उसके मुताबिक इनको जाके मुझे लगता है कि जेल में भेजने की आवश्यकता है। ये एक कदम होगा, जब ये सब मिल जाएगा तब जाके इसको हम एक कदम मानेंगे। ठीक है, कविंदर गुप्ता जी भी हमारे साथ है। कविंदर जी, ये तय है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तानियत के खिलाफ है, कश्मीरियत के खिलाफ है, ये सिर्फ बातें करते, दिखावा करते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब तक कितनी हमदर्दी इनसे क्यों रही है? हम तो उस वक्त से इनके लिए लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं जब ये दूसरी सरकारें थी। किसी भी सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार एनआईए के माध्यम से इनके जो फंडिंग आती थी उसको बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके जो खाते हैं वो सील किए हैं, इन पर चेक लगाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी कब किया आपने ये? इसकी शुरुआत कविंदर जी, फिर मैं वहीं पर लौटकर आ जाऊंगा। आपने कब किया ये? आपके सामने आएगा। आपने कब किया ये हमारी सरकार के दौरान हुआ। कब किया? आपकी सरकार ने कब किया? द्वारा जो पूछताछ की गई है, ये पिछले साल की बात है, साल डेढ़ साल की बात है। उसी दौरान ये सब चीजें हुई है जब इन पर चेक की लगाया गया है, इनकी जो पूछताछ की गई है। सभी केंद्र में 4.5 साल से सरकार है ना, 5 साल खत्म होने जा रहे हैं ना, सामने चुनाव है। जम्मू कश्मीर में सरकार में लाई आप रह चुके हैं ना, सरकार आते आप कठोर कार्रवाई कर देते तो बात समझ में आ जाती है। आपने भी पिछली सरकारों का हवाला दिया कि पिछली सरकारों ने कार्रवाई नहीं की। कठोर कार्रवाई हुई है तभी इस प्रकार का आज 300 मिलिटेंट्स अगर मारे गए हैं तो उसी कारण से ये इस प्रकार के हालात बने हैं। ये युद्ध है और युद्ध में ये जो हालात बने हैं किसी न किसी समय तो निर्णय लेना होता है। अभी वो समय आया तो निर्णय लिया है। इससे भी कठोर पिछले 4.5 साल से समय नहीं था। मजबूत सरकार पिछले 4.5 साल से समय नहीं था। पिछले 4.5 साल से पिछले 4.5 से पहले से आप जानते थे कि ये गलत है। पिछले 4.5 से लगातार लगे हुए हैं। आलोक जी, ये आप किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दोष नहीं दे सकते हैं। ये जो सिक्योरिटी उनको दी गई थी, अरे मैं दोष नहीं दे रहा हूं भाई, आपने फैसला लिया कविंदर जी, फैसला ठीक है, मैं तारीफ कर रहा हूं। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं पिछले 4.5 साल से आप क्यों शांत थे? नहीं, शांत किसने कहा शांत थे? जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनी थी वो काम चल रहे थे। आज पूरे हिंदुस्तान में भारत के प्रति एक आस्था बनी है। चलिए आपके पास में आता हूं, बनने जा रहा है जी, आपके पास में आता हूं। पूरे विदेशों में अपना ठीक है कविंदर जी, आपके पास आता हूं। आलोक जी, जो बात कविंदर जी ने कही पिछली सरकारों के समय की, एक तो उस पर आपका जवाब, और दूसरा ये कि ऐसा तो नहीं कि इन 4.5 साल 5 सालों में ही अलगाववादियों को ये सुविधाएं दी गई या सुरक्षा दी गई, ये तो पहले से होता चला आ रहा है। आखिरकार ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं उनको पलने बढ़ने इतनी सहूलियतें किस लिए? देखिए, मैं समझता हूं ये इतना सिंपल और छोटा सवाल नहीं है कि उसका एकदम उत्तर दे दिया जाए। वो कह रहे हैं कि 3 साल में भाई 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, डिप्लोमेसी भी रही होगी, कोई चीज किसी एंगल से कोई रास्ते दिए हुए होंगे। अब अटल जी के बाद तो आप लोगों की भी सरकार थी ना, कोई सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अलगाववादी, एक मिनट सर, एक मिनट, अलगाववादी नेता अरेस्ट भी हुए हैं, नजरबंद भी किए गए, सारे काम हुए हैं। लेकिन अभी ये कह रहे थे साहब 1 साल 1.5 साल पहले खाते सील हो गए। इन 5 लीडर, सुशील पंडित भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आज मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, सुशील भाई को मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञान है। सुशील भाई, आप ही बता दीजिए, क्या किसी भी एक बड़े लीडर को एनआईए ने अरेस्ट किया? मसरत आलम पर कौन सा केस लगाया था? क्या रेड लाइट जंपिंग का नहीं लगाया था? एक भी आतंकवादी को इन्होंने फांसी दी। हमने अफजल गुरु को भी दिया, कसाब को भी दिया। आप 4.5 वर्षों में देखिए, इन्होंने जिनसे जिसने सवाल पूछा वही देशद्रोही हो गया। इनसे पूछिए जो आज 5 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है, आपका उनमें से जाकर के जेल, अरे यार आप लोग उनका समर्थन पीडीपी टुकड़े करने वालों का गजब है भाई। ये लोग देखिए, ये बोलते बहुत है, बीजेपी वाले ने दिक्कत की है मोदी जी से लेकर, और ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है। 40 लोगों की लाशें भी ठंडी नहीं हुई है, उनकी चिताएं, और ये लोग राजनीति करने के लिए बैठ गए। करोड़ रुपया देंगे, शांत रहिए। हमारी सरकार आएगी, मिलिटेंट्स को जम्मू कश्मीर करोड़ रुपया उनको शांत रहिए। की बातें कर रहे हैं, उसको अरेस्ट करके जेल में क्यों नहीं डाला आपने? आपने जेल में क्यों नहीं डाला? मैं शांत नहीं रहूंगा। 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया, सरकार छोड़ के भगोड़े हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती है। हम गलत बात सुनेंगे। नहीं, हम सुन रहे हैं, शांति से बात कीजिए। आप कर रहा है अमित शाह जी वहां आसाम में चिल्ला रहे हैं, जीरो टॉलरेंस होगा। किसके साथ यार अभी उनकी चिताएं ठंडी नहीं, यही तो आपके अभी तो अपने मानसिकता ये है। आपकी आप लोग अगर एक-एक करके अपनी बात रखेंगे तो शायद भी ज्यादा समझ में आएगा। गलतियां की तो 3 साल में भगोड़े हो गए सरकार छोड़ के,
राम माधव की स्टेटमेंट याद है आपको? आपको क्यों हटाया गया था, याद है आपको? कविंदर जी, वो आपका आप हटे नहीं थे, आपको हटाया गया। आलोक जी, शांत रहिए, आपको लानत है, आपको लानत है। आपने हिंदुस्तान को जेल में डाल दो, क्यों नहीं डालते आप लोग? तब शुरू किया था, डालिए ना आप लोग। शेख अब्दुल्ला से दोस्ती निभाने के लिए बेकार की बातें गोल 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 घुमाते रहिए। आपको करके मर जाना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हिंदुस्तान याद है आपको मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने बम बनाने को हटाया था, तब आपको शर्माते बुजुर्ग आदमी को आनी चाहिए। मैं आपको एक एक करके कविंदर जी, आलोक जी, आप लोग ऐसे आपस में लड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ। आपका जो कविंदर जी, आलोक जी, हटाएंगे। कविंदर जी, आलोक जी, एक एक करके कविंदर जी, और उसके बाद धारा 370 को मजबूत कैसे? आलोक जी, एक बात बताइए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ही थे ना उसमें? आलोक जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मेंबर थे ना आप? यहाँ बकवास कर रहे हैं टीवी पे बैठ कर। आलोक जी, एक बात बताइए, आपने अटल जी के समय का जिक्र किया, उसके बाद आपकी भी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखा। कटोर साहब मैं आता हूँ, कटोर साहब एक मिनट का समय दीजिए। इनको तमीज कविंदर जी, एक मिनट एक करके आप लोग करेंगे, ऐसे समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। आपको नहीं है, आप लोग लड़ लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ, समय निकल जाता है, खत्म करने के लिए। सुनना पड़ेगा। आपकी आती है चैनल पर किस तरह से बैठा जाता है, भाषण भाषण भाषण। आलोक जी, एक मिनट से आगे क्या किया? ऐसे में किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। आपने हिंदुस्तान को बेच के खा लिया, पूरा लूट के खा गया। आप हिंदुस्तान कविंदर जी, एक मिनट शांत रहेंगे। आपका राहुल गांधी जाकर के जेएनयू में समर्थन करता है भारत लानत है। यही आता है, लीडरशिप को लानत है। आपके गुलाम नबी। कविंदर जी, एक मिनट आप लोग शांत रहेंगे, जाकर डिबेट खत्म करते हैं। आप लोगों की लड़ाई 2 मिनटों में काट के चला देते हैं। अरेस्ट कर ले उनको। पब्लिक देखे आप लोगों की लड़ाई, डिबेट हम ना करें इस समय किस स्थिति पर। अब कविंदर जी, मैं आलोक जी से सवाल कर रहा हूं, आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। थपथपाने से आलोक जी, एक बात बताइए। आलोक जी, एक सवाल, आपने अटल जी के समय का जिक्र किया, उस समय क्या हुआ? उसके बाद आप लोगों की भी सरकार आई थी, कर देती सरकार अलगाववादियों पर एक्शन, क्यों आप लोग भी उसी चीज को बदस्तूर बढ़ाते रहे? देखिए मैं समझता हूं 2004 से लेकर 2014 के हालात देखिए, क्या उसमें सुधार नहीं हुआ था? क्या टूरिज्म वहां पर 600% नहीं बढ़ा था? क्या उस बीच पत्थरबाजी नहीं हुई थी? क्या उस बीच अलगाववादी पाकिस्तान पर बातें नहीं करते थे? क्या उस वक्त लोगों की भावनाएं नहीं भड़काई जाती थी? मैं फिर कहूंगा कि अलगाववादी बातें तब भी हुई थी, हमसे भी कमियां रही होंगी, ऐसा नहीं कि हमसे कमियां नहीं। हाँ तो ठीक है, मानिए ना फिर इसे, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। लेकिन आज जैसे हालात में अपनी पीठ थपथपाना, अपने आज के हालात में पीठ थपथपाना, अब धारा 370 हट जाएगी, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 को मजबूत करेंगे, अभी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। पिछले महीने इंडस वाटर ट्रीटी मजबूत कैसे होगी उसके लिए पाकिस्तान डेलीगेशन गया था। ठीक है, आप लोग सियासत पर आएंगे, कटोर साहब का कमेंट, फिर सुशील पंडित जी के पास में आऊंगा। होगी बोली नहीं होगी, लेकिन मोदी जी जो है 8 बार नवाज शरीफ से मिल लेंगे। ठीक है आलोक जी, अब आप लोग सियासत, एक मिनट रुक जाए ना, अभी सियासत चल रही है। चक्रवर्ती राजा सम्राट के यहाँ पर राज्य। ठीक है आलोक जी, मोदी जी जो है बिना बुलाए, अभी आपने शुरुआत में कहा कि आप राजनीति पर बात करने नहीं आए हैं, आप सियासत नहीं करने आए हैं, लेकिन आप घूम फिरा कर वहीं पर आ जा रहे हैं। नहीं, आप राजनीति, अरे भाई अमित शाह जी असम में जाकर कहेंगे हमारी सरकार ने पता नहीं क्या कर दिया, तो सवाल पूछे जाएंगे इनसे। ठीक है, डेड बॉडी उठाने में हालत खराब हो गई। कटोर साहब बात रखेंगे, फिर सुशील पंडित जी से सवाल। एक मिनट आलोक जी, दूसरे मेहमानों को भी समय दें। कटोर साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कुछ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी ये जो हम पिछले 5-10 मिनट में जो मैं सुन रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां, जैसे कांग्रेस पार्टी वो भी देश के हित में बात करती है और भारतीय जनता पार्टी भी देश के हित में बात करती है। आप पिछली बात मत करिए, कई सरकारों आए हैं, कई गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन पिछला नुक्ताचीनी करने का भी समय नहीं है। अभी समय है आगे क्या करना है, और उस आगे करने के लिए अगर हमने पाकिस्तान के साथ सख्त एक्शन लेना है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय सेना के साथ और पूरे देश के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ चलना होगा, और जब एक साथ चलेंगे तभी जाके हम पाकिस्तान के ऊपर विजय पाएंगे। नहीं तो अगर जब तक ये हमारे बीच में इस प्रकार की फूट और तू मैं चलती रहेगी, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए कटोर साहब जरूरी ये भी तो है ना कि हम हर उस जगह पर चोट करें। अहंकार था मोदी सरकार का, 4.5 वर्षों में एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई इन्होंने। बुलाई हो तो बताइए मुझे,
अरे आलोक जी, अब यही चर्चा कर ले कि कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, या फिर इस बात पर चर्चा करने की पॉसिबल रास्ता क्या हो सकता है पाकिस्तान में जवाब देना चाहता हूं। देशद्रोही कहना शुरू कर देते थे आप लोग। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए मैं क्या मीडिया ने चलाया 4.5 साल दिखाई नहीं देता? कुछ मीडिया के साथी जो चलाते थे। देखिए जो जम्मू आलोक जी कहाँ जा रहे हैं आप? आलोक जी कहाँ जा रहे हैं आप? आलोक जी कहाँ जा रहे हैं आप? बात पाकिस्तान पर हो रही है, बात अलगावादियों पर हो रही है। उन क्लिपिंग को जम्मू कश्मीर में दिखाया जाता था। देखिए कहां गिरिराज सिंह रोज आके बयान देते थे जम्मू कश्मीर पर, पूरा देश हिंदू मुसलमान में बांट दिया, एक छोटी सी नहीं दिखाई दिया किसी को। नहीं देखिए, सवाल पूछ ले तो देशद्रोही हो जाता था। आलोक जी, आप कठोर साहब को बोलने नहीं दीजिए। आपने खुशामद की, अगर हमने आगे देखना है तो हम पीछे नहीं देख सकते हैं। कठोर साहब, जरूरी तो यह है ना कि हर पॉसिबल जगह पर मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। कठोर साहब, जरूरी तो है ना कि हर पॉसिबल जगह पर, हर छोटी जगह पर चोट किया जाए ताकि कोई करेगा कि न रहे। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही लड़ती रहेंगी। देखिए आगे जो रणनीति बनानी है, ये पूरे देश को बनानी है और इसके ऊपर एक साथ चलना पड़ेगा। और जब तक हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि हमारे जो भारत चाहता है उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी कदम है और कई कदम लेने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ एक दो कदम बताए हैं, बहुत कदम आगे जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आगे वाले दिनों में जब हम देखेंगे, अगले एक हफ्ते 10 दिन में कई कदम और उठाए जाएंगे और पूरे देश को इसके साथ जब चलेगा तब पाकिस्तान के ऊपर काफी असर पड़ेगा। और उसके बाद ही मैं समझता हूं कि शांति की संभावना हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब तक आपने इस जड़ को नहीं रोका है, और ये जड़ कहां पर है, ये पाकिस्तान पे है, जब तक वहां पर आप दबाव नहीं डालेंगे तब तक जाके कश्मीर का मामला सुधरने वाला नहीं है। ठीक है। सुशील पंडित जी, कश्मीर में क्या कुछ स्थितियां हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। जरूरी है कि हर कोने को टच किया जाए, जहां भी गलती है उसे सुधारा जाए, जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वहां कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि अब कल को यह कहने को ना रहे कि ये हमने आप देखते रह गए, या फिर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर ये गलतियां रह गई। ये अब कहने की गुंजाइश तो ना बचे कल, कम से कम। पांडे जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत को एक जिहाद का सामना है और इस जिहाद का सामना हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं को पहले से ही निर्देश दे दिया है कि अब आप इससे निपटिए, लेकिन कुछ काम हमारी सरकारों, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को भी करने हैं। आप केवल सेना को आदेश देकर अपने काम की इतिश्री नहीं समझ सकते। और सबसे पहला काम यह है कि जिहाद का जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कीजिए। हमारी सेना तो एक्सटर्नल सपोर्ट को ध्वस्त करेगी, राजनीतिक नेतृत्व को भी करने हैं। आप केवल सेना को आदेश देकर अपने काम की इतिश्री नहीं समझ सकते। और सबसे पहला काम यह है कि जिहाद का जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कीजिए। हमारी सेना तो एक्सटर्नल सपोर्ट को ध्वस्त करेगी, देश को जाके ध्वस्त करेगी, लेकिन देश के भीतर आपकी एक जिम्मेदारी है। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिहाद का 35A और 370, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कीजिए, उस सपोर्ट स्ट्रक्चर को ध्वस्त कीजिए। दूसरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसका पॉलिटिक्स। आप हुर्रियत के नेताओं पर नकेल कसिए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा पर नकेल कसिए, और उसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिहाद का उसको ध्वस्त कीजिए। और तीसरा है इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर इस जिहाद का। आपका जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको बंद कीजिए, सैंक्शंस लगाइए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि वो इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर जिहाद का ध्वस्त हो। और इसके लिए आपको ये काम सिंगुलर फोकस के साथ करना पड़ेगा। 35 से 370 हटाइए, हुर्रियत को कब्जे में कीजिए, उसको कश्मीर से बाहर धकेलिए, वो कश्मीर में अपने घरों से रहकर ये जिहाद चलाते हैं। और तीसरा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद कीजिए। कुछ 2-4-100% ड्यूटी लगा के ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको ट्रेड को बैन करना पड़ेगा। और तब जाकर आप सेना को इतना मजबूत देखेंगे कि वो पाकिस्तान को जाकर के ठीक करके आए। केवल पाकिस्तान का मैंडेट सेना को देने से इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर जो जिहाद के हैं वो ध्वस्त नहीं होंगे, उन्हें ध्वस्त करना जरूरी है। और उसके लिए आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। उसके लिए आपको सभी समन्वित बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ये आप मान लीजिए, वरना ये स्वर्णिम अवसर है इस देश के लिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बिल्कुल कविंदर गुप्ता जी, वाकई ये स्वर्णिम अवसर है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी ने ये खुलकर कहा कि सरकार जो भी करे, सेना जो भी करे, पूरी तरीके से समर्थन है। तो अब तो कर दीजिए ना, अब तो किसी तरीके का गिला शिकवा आपको नहीं होना चाहिए कि इस पर राजनीति हो गई, ये कदम हमको नहीं उठाने दिया गया।
राकेश जी, ऐसा है, शुरुआत हो चुकी है, पूरा देश एक साथ खड़ा है और ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं वो उन पर नकेल कसी जाएगी। जो सुशील पंडित जी ने कहा कि यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन होने की जरूरत है, यहां पर ऑल आउट करने की जरूरत है, और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो अंडरग्राउंड वर्कर्स जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये खराबी होती है, कुछ इन्फॉर्मर्स हैं इनके, उन पर सही तरह से चेक लगाने की जरूरत है। जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार पर तो पहले ही कहा गया है, और जो मेजर्स आने वाले दिनों में अपनाए जाएंगे वो अपने आप में देश की आवाज है, देश की आवाज को सुना जाएगा। और जो पूरा इसके बाद गमों और गुस्सा है, निश्चय ही वो, मुझे विश्वास है कि हमारी जो केंद्र में भारत सरकार है, भारत सरकार इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के काम करेगी और इसमें इन चीजों में कहीं भी राजनीति ना हो, इसके लिए हमें इसको सुनिश्चित करना होगा। और देश, जब आपको याद है, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में बात करने के लिए भेजा गया था। इस तरह का विश्वास इस वक्त देश में बने, देश में एक साझा, तो ठीक है, कांग्रेस ने, तमाम दलों ने कहा तो कि आपको जो करना है करिए, साथ है तो करिए, फिर देश की जनता भी यही चाहती है ना। कुछ 3 घंटों में तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्टडी बनानी चाहिए। 370 और 35 से बाद में नहीं हटा पाएंगे, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। आज पूरा देश खड़ा है और संसार आपके पीछे है। कोई और हटाने वाला नहीं है। जब भी हटाएंगे हम उठाएंगे, यहाँ पर विश्वास दिलाते हैं। कब हटाएंगे, कितनी पीढ़ियां इंतजार करेंगी इसके लिए? बहुत समय नहीं है। ठीक है कविंदर जी, जब मुहूर्त निकल जाए बता दीजिएगा, देश को भी बता दीजिएगा, देश जान जाएगा। आलोक जी, ये तो सही है, मौके, ये वक्त जो है देश के लिए बुरा है, देश के लोग गमगीन हैं, लेकिन ये मौका है कि हम कार्रवाई कर दें, कल को कोई गिला शिकवा मन में ना रह जाए। देखिए, मैं समझता हूं देश की सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसी सब पूरी तरह से बैठे, विपक्ष का जो साथ चाहिए विपक्ष साथ खड़ा हुआ है, देश की जनभावना पूरी तरह से साथ खड़ी है। लेकिन ये टीवी के भाषण अब नहीं चलेंगे कि हमारी सरकार हटाएगी। सुशील पंडित भाई को पता, 35A की डेट थी, अभी इसी महीने में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में वो डेट भी पोस्टपोन हो गई। 2014 से केस चल रहा है, वी द सिटीजन्स एनजीओ चला रही है, उसकी डेट नहीं लगने देते। जब दोनों की सरकार थी तो 42 लाख रुपए एक पेशी के वकील खड़े करते थे, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बीजेपी और पीडीपी का जो था, राम मंदिर के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, राम मंदिर ना बने, मजबूत कैसे करेंगे? इसके लिए भी आपकी चालें हैं। ये जो दो गजब बात है, राम मंदिर पता नहीं कहां से आ गया इस बीच में, कहां से, चलिए, मतलब समझ नहीं आया। गजब भाई, नहीं, ठीक है, ये तरीके डलवाने जी, पता नहीं राम मंदिर कहां से आ गया, हर तरह से साथ हैं। ठीक है, चलिए, आप सरकार जो कदम लेना चाहती है, हम सड़क से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, हम साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है कि जब भी देश मुश्किल स्थितियों से गुजरा है, जब भी इस देश पर हमला हुआ है, देश अपनी विविधताओं के बावजूद, विचारधाराओं के अलग होने के बावजूद, देश की तमाम पार्टियां, देश के लोग एकजुट हुए हैं। ऐसा ही इस वक्त भी देश में माहौल है और सब एक सुर में अपील कर रहे हैं कि सरकार हर उस संभव जगह पर चोट करे, हर उस संभव जगह पर कार्रवाई करे जहां से पाकिस्तान को चोट दी जा सकती है, उसे करारा सबक सिखाया जा सकता है, और इंतजार भी लोग इसी वक्त का कर रहे हैं। वक्त यहां पर ब्रेक, चल वापस आओ।